हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार एग्जाम्पल पे। मैं हूं शेखर सिंह। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी, जिसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक्स। देखिए, आप एसएससी जीडी का एग्जाम जो है अगले महीने में होने वाला है, एसएससी जीडी का, और आप एनटीपीसी का एग्जाम देते हैं, रेलवे ग्रुप सी या डी किसी कोई भी एग्जाम आप कंडक्ट करते हैं, तो उसमें जो है आपको सांख्यिकी से एक दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एक दो क्वेश्चन आपको आना ही आना है, और इस सांख्यिकी को पढ़ने के लिए केवल इन 7 चीजों को आपको समझना है। अगर यह 7 चीज अगर बढ़िया से समझ गए ना, 7 पॉइंट जो मैं लिखा हूं, अगर इस 7 को आपने बढ़िया से समझ गया ना, तो आपका सांख्यिकी खत्म। और मैं कहता हूं कि आप किसी भी परीक्षा में जाते हैं और उसमें से सांख्यिकी को, अगर सांख्यिकी से एक दो क्वेश्चन बनते हैं तो आप उसको 100% करके आएंगे, क्योंकि इसके बाहर कुछ भी नहीं होता है और यह बहुत ही आसान होता है, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए, अब चलेंगे मैं क्वेश्चन पे। पहला समझेंगे हम लोग माध्य क्या होता है। पहला चीज हम लोग समझेंगे माध्य, मतलब इसी 7 के बाद कुछ नहीं समझना है, केवल आपको यही 7 समझ जाएंगे तो सांख्यिकी खत्म। और किसी भी एग्जाम में अगर सांख्यिकी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो हम लोग पहला समझेंगे कि माध्य क्या होता है। चलिए, मैं एक आंकड़ा लिखा हूं, उस आंकड़े को मैं लिखता हूं। अगर मान लीजिए यहां पे दे दिया हो 3 7 4 5 1 4 3 1 4 8 4, ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा और आपसे कहेगा कि इसका माध्य ज्ञात करिए। एग्जाम में आ जाएगा, ऐसे ही लिख देगा और यहां पे लिख देगा कि इसका माध्य ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका माध्य क्या होगा। तो माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है, जैसे कि आपने एवरेज पढ़ा है, औसत पढ़ा है। औसत में क्या होता था, कुल पदों को जोड़ करके कुल पदों की संख्या से हम क्या करते थे, उसमें भाग कर देते थे, जो आता था वही हमारा क्या होता था, औसत। ठीक उसी प्रकार माध्य में निकलता है। क्या करते हैं, इसको सजाने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें क्या करेंगे, कुल पदों को जोड़ करके और कुल पदों की संख्या से हम क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। तो अब इसको जोड़िए ना, तो इसका अगर माध्य निकालना है तो हम यहां लिख लेंगे माध्य, और माध्य बराबर क्या हो जाएगा, कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग क्या होगा, 4 3 या 7 3 10 4 14 5 19 20 24 27 28 4 32 32 8 40 4 44 होगा। तो ये आपका हो गया 44। और पदों की संख्या कितनी होगी, तो उसका काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि पदों की संख्या कुल कितनी हो जा रही है, 11। 11 चौक कितना होता है, 44। यानी कि इस आंकड़े का अगर माध्य पूछा है तो आएगा आपका 4। इजी है कि नहीं है, बहुत ही इजी है। अगर माध्य पूछता है तो कुल पदों को जोड़ लेते हैं, और कुल पद जितने होंगे उतना से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए, जितने भी पद थे मैंने उसको ऐड कर लिया तो 44 आया, और पदों को मैंने काउंटिंग किया तो 11 आया। तब 44 में मैंने 11 से क्या कर दिया, भाग कर दिया, तो आ गया 4 11 चौक 44, तो माध्य निकल गया। इस तरह से कोई भी आंकड़ा अगर आपको देता है तो आप क्या करेंगे, कुल पदों को जोड़ लेंगे, आप पदों की संख्या जितनी रहेगी उससे भाग दे देंगे, तो हमारा माध्य निकल आएगा। अब चलिए, इसी आंकड़े पर मैं माध्यिका भी समझा रहा हूं आपको। अब माध्य तो आपने समझ गया, माध्य समझने के बाद हम लोग समझेंगे कि माध्यिका क्या होता है। माध्य और माध्यिका में अंतर है। माध्यिका निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, तो अब इसी आंकड़े पर देखिए, इसको मिटाता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं, उसके बाद आपको फिर समझाता हूं इसको, यह खत्म। अब आप समझेंगे कि माध्यिका, इसी आंकड़े पर मैं माध्यिका, तो देखिए माध्यिका, तो ध्यान पूर्वक समझेंगे। माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हमको सजाना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, सजाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको सजाएंगे। सजाने का मतलब क्या होता है कि आप इसको या तो अवरोही क्रम में लिख दीजिए या आरोही क्रम में, या तो आप इसको बढ़ते क्रम में लिखिए या घटते क्रम में। तो हम इसको ना बढ़ते हुए क्रम में लिख दे रहे हैं, बढ़ते हुए क्रम में। तो यह क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे हम 1 के बाद फिर एक बार 1 है। इसमें देखिए 2 नहीं है, 3 पाइए, तो 3 आपका 2 बार है, तो 3 2 बार लिख लीजिए। 3 के बाद 4 आइए, तो 4 1 2 3 4 बार है। अब आ जाइए 5 आपका अकेला है। 5 के बाद आपका इसमें 6 नहीं है, 7 एक है, 7 के बाद आपका 8 बस एक है, बाकी अब कुछ नहीं है। इसको काउंटिंग कर लीजिए, 11 आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 इसमें भी आ गए। अब इसका माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले माध्यिका अगर ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हम उसको सजाते हैं। सजाने का मतलब क्या होता है, या तो आप उसको आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए। तो मैंने इसको आरोही क्रम में लिख लिया। अब उसके बाद क्या होता है कि हम इसका काउंट करते हैं, कि देखते हैं कि संख्या सम है कि विषम है। तो हम गिन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 और 11 क्या होता है,
विषम होता है। जब संख्या विषम रहेगी तो बहुत ही आसान होता है, उसके मध्य वाला जो पद होगा ना वही माध्यिका होगा। इसका एक फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे ट्रिक समझेंगे। इसका जो मध्य वाला, तो इधर से 11 है ना, तो इसके मतलब छठवां पद जो होगा हमारा मध्य होगा। 1 2 3 4 5 6, यही हमारा इसका माध्यिका हो जाएगा। इधर से गिनेंगे तो भी यही आएगा, 1 2 3 4 5, छठवां पद हमारा ये हो गया। 1 2 3 4 5, छठवां पद ये हो, मतलब बीचों बीच में इसके माध्यिका क्या है? 4। तो बस अगर विषम संख्या है तो इसका हो जाएगा आंसर 4 माध्यिका। अगर काउंटिंग करेंगे, फिर एक बार समझिए, अगर माध्यिका ज्ञात करना हो तो जो आंकड़ा दिया रहेगा उस आंकड़े को हमको सजाना होता है। सजाना कैसे होता है? या तो आप उसको बढ़ते हुए क्रम में सजा दीजिए, नहीं तो घटते हुए क्रम में सजा दीजिए। तो देखिए जो आंकड़ा था उस आंकड़े को हमने क्या किया है? बढ़ते हुए क्रम में सजा लिया। और सजाने के बाद क्या होता है कि हम अगर विषम संख्या गिनते हैं, को संख्या जितने पद हैं वो पद सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो मैंने इस पदों को गिना तो कुल कितना आया? 11 आया। और 11 क्या होता है? एक विषम संख्या होती है। जब विषम संख्या होगा तो इसका मध्य वाला पद वही माध्यिका होगा। तो देखिए यही हमारा, तुम 4 है, यही तुम्हारा मध्य हो रहा है। 1 2 3 4 5, छठवां पद इधर से भी आ रहा है। 1 2 3 4 5, छठवां पद इधर से भी आ रहा है, यही हमारा माध्यिका हो गया। लेकिन अगर सम है तब, या तो विषम है तब, सॉरी, ये तो आपका विषम है तब, विषम है तब। अब सम अगर दे देता है इसी एक आंकड़ा में, एक आंकड़ा में, और इसको मिटाने के बाद मैं एक आंकड़ा आपको देता हूं, इसी आंकड़े में एक मैंने बढ़ा दिया। आप माध्यिका जान गए अगर विषम है तब। अब सम वाले पे समझेंगे, सम वाले पे समझेंगे। तो सम वाले पे समझने के लिए क्या करेंगे? इसी में मैंने मान लीजिए कि मैंने 2 बढ़ा दिया, ठीक। अब इसको गिनेंगे। पहले हम क्या करेंगे? माध्यिका ज्ञात करने के लिए मैंने क्या किया कि पहले इसको सजाते हैं। तो सजाएंगे कैसे? पहले 1, फिर एक बार और 1 है, उसके बाद 2 पे आ जाइए, तो 2 अब एक बार हो गया। 2 के बाद 3, 1 2 बार 3 है। 3 के बाद 4 बार है, 1 2 3 4। 4 के बाद आप 5 पे आ जाइए, तो 5 अकेला है। 6 पे 6 नहीं है, इसमें पूरे में 6 नहीं है। 6 के बाद 7 पे आ जाइए, तो 7 अकेला है और 8 भी अकेला है। इसको गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। अभी आ गया। इसको हम क्या करते हैं कि अब माध्यिका ज्ञात करने के लिए सभी पदों को हम सजा लेते हैं। बढ़ते क्रम में सजाइए या घटते क्रम में, किसी भी पद में सजा सकते हैं। हमने सजा दिया। सजाने के बाद क्या करते हैं कि हम इसको देखते हैं कि यह सम संख्या है कि विषम संख्या। तो यह गिना हो तो आ रहा है 12, और 12 क्या होता है? आपका सम संख्या होता है। तो जो सम संख्या होता है तो हम क्या करते हैं? जितना पद इधर छाड़ते हैं उतना ही पद इधर छाड़ देंगे। यानी कि यह है आपका 12 पद ना, तो इधर से करिए 1 2 3 4 5, इधर से कर दीजिए 5, 1 2 3 4 5 इधर से कर दीजिए। इधर वाले को कैंसिल कर दीजिए, इधर वाले को 1 2 3 4 5 इधर से निकाल दीजिए, 1 2 3 4 5 इधर से निकाल दीजिए। अब हम काउंट कर लेंगे बीच का जो पद बच रहा है ना, बीच वाला जो पद बचेगा उसको जोड़ करके, यानी कि 4 धन 4 जितने हैं, 1 2 है ना, 2 से भाग कर देंगे तो 4 4 8, 8/2, यानी कि 8/2 का मतलब भी हो जाएगा आपका 4। तो इसका माध्यिका भी हो जाएगा 4, अगर सम संख्या है तो। अगर विषम संख्या था तो मैंने बतला दिया, सम संख्या ऐसे निकालेंगे। इसका जो फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ फार्मूला से बहुत विशेष मतलब नहीं, आप ट्रिक जानते हैं तो भी आप कर लेंगे। अब देखिए, आपने माध्यिका समझ लिया। अब हम समझेंगे कि बहुलक किसे कहते हैं। बहुलक भी बहुत आसान होता है। बहुलक मतलब होता है बहुत अंक, जिस अंक का आवृत्ति यानी कि कई बार हो, जो ज्यादा बार आया हो अंक, वही होता है हमारा बहुलक। तो इसमें अगर पूछ दे कि बहुलक, ऐसे आंकड़ा दे देगा आपको और इस आंकड़े में कह देगा बताइए कि बहुलक क्या होगा। मैं आपका माध्यिका भी समझ गए, अब बहुलक हम लोग समझ रहे हैं। तो ऐसे आंकड़ा दे देगा और उस आंकड़े में कहेगा कि बताइए कि इसमें बहुलक क्या है, इसका बहुलक क्या है। तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? बहुलक मतलब होता है बहुत अंक, ठीक है जी। मतलब कितना बहुत बार अंक कौन आया है, तो देखिए यहाँ पे 4 कितना है? ज्यादा। सबसे बार कौन आया? 4, 1 2 3 4। 4 जो है ना बहुत ज्यादा बार आया, इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 4 होगा। इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर मैं 3 को लेता हूं तो 3 1 2, 3 केवल 2 ही बार दिया है जी, इसलिए इसका बहुलक 3 नहीं होगा। 5 केवल अकेला है, इसलिए 5 भी बहुलक नहीं होगा। 8 केवल अकेला है, 7 भी अकेला है। 4 की संख्या अधिक बार है, ठीक है, इसीलिए इसका बहुलक 4 होगा। मतलब जो आंकड़ा दिया है ना, उस आंकड़े में किसका संख्या सबसे अधिक है, जिसकी संख्या सबसे अधिक होगी वही हमारा होगा बहुलक। देखिए कितना आसान है, आपने बहुलक भी समझ लिया। बहुलक का मतलब फिर समझा रहा हूं, जिस अंक का कई बार दिया हो, उसकी आवृत्ति हुई हो, पुनरावृत्ति नहीं आवृत्ति हुई हो, उसको क्या कहेंगे?
बहुलक, जो कई बार दिया हो वही होता है हमारा बहुलक। तो बहुलक भी आप समझ गए। बहुलक के बाद हम लोग समझेंगे परिसर। परिसर को ही हम लोग सीमा कहते हैं। तो परिसर क्या होता है, परिसर समझेंगे। परिसर कोई सीमा भी दे सकता है कि इसका सीमा ज्ञात कर, ऐसे आंकड़ा दे देगा और कहेगा इसका परिसर ज्ञात करिए, या कहेगा कि इसका सीमा ज्ञात करिए। तो परिसर और सीमा एक ही चीज होता है। तो देखिए परिसर बराबर इसका फार्मूला होता है कि महत्तम महत्तम पद माइनस निम्नतम पद, निम्नतम पद। महत्तम का मतलब सबसे बड़ा, ठीक है जी, और निम्नतम मतलब सबसे छोटा। तो इसको सबसे पहले आप सजाएंगे, ठीक है जी, सजा भी सकते हैं या बिना सजाए भी कर सकते हैं। आप इसमें देख लीजिए सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा इसमें से अगर हम देखें तो 8 होगा, और निम्नतम अगर सबसे छोटा संख्या देखा जाए तो 1 होगा। तो 8 में से 1 जाएगा तो 7। तो इसका जो प्रसार होगा ना आंसर, इसका जो प्रसार होगा यानी कि जो इसका सीमा होगा ना वो क्या होगा, 7 होगा। देखिए कितना आसान है। अगर परिसर पूछ देता है इस यही आंकड़ा दे देगा और कहेगा बताइए इसका परिसर क्या है, तो परिसर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या उसमें दी रहेगी उसमें से जो सबसे छोटी संख्या रहेगी उसी को घटा देंगे तो हमारा यह परिसर निकल जाएगा। परिसर भी आपने समझ गया। तो परिसर भी आपने समझ गया, बहुत आसान। बहुलक समझाई दिया कि जो जिस अंक का अंक कई बार होता है, ज्यादा बार, सबसे अधिक बार होता है, वही हमारा होता है बहुलक। परिसर क्या होता है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसमें जो सबसे छोटी संख्या घटा देंगे तो हमारा परिसर निकल जाएगा। अब हम लोग समझेंगे विचरण। विचरण क्या होता है, तो इसको मैं मिटाता हूं, फिर आप विचरण समझेंगे। देखिए विचरण क्या होता है, तो विचरण ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान पूर्वक समझेंगे। विचरण ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले माध्य ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा, माध्य। तो इसका हम लोग इस आंकड़े में मैं इसको मिटा देता हूं। मान लीजिए अगर ये केवल ही आंकड़ा दे दे और इसका कहे कि आप विचरण ज्ञात करिए, तो इसका हम लोग सबसे पहले क्या ज्ञात कर लेंगे, माध्य। तो हम लोग इसका माध्य क्या ज्ञात किए थे, 11। इसके पहले मैं बतलाया था ना माध्य, इसी आंकड़े मैंने बाद बतलाया था। तो इसका माध्य आया था 11। तो इसका माध्य नहीं, माध्य 4 आया था, सॉरी। इसका माध्य हम लोग ज्ञात किए थे तो कितना आया था माध्य इसका, 4। अब क्या करते हैं, ध्यान पूर्वक समझेंगे। इस माध्य में से प्रत्येक संख्या को घटाने पर, माध्य और इस प्रत्येक संख्याओं के अंतर के वर्ग करके जोड़ देने पर और उनकी पूरी संख्याओं से भाग देने पर जो आता है वही होता है हमारा विचरण। तो ध्यान पूर्वक समझेंगे कैसे होगा। तो यह 4 है, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, 1 का वर्ग होता है 1, प्लस 7 में से 4 घटाएंगे तो 3, 3 का वर्ग क्या होता है 9, फिर 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, 0, 0 का वर्ग क्या होता है 0, प्लस 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा 1, 1 का वर्ग क्या होगा 1, प्लस 4 में से घटाएंगे तो 3, 3, 3 का वर्ग क्या होता है 9, फिर 4 में 4 जाएगा 0, 0 का वर्ग कितना होता है 0, प्लस 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1, 1 का वर्ग कितना होगा 1, फिर क्या होगा 4 में से 4 जाएगा तो 0, 0 का वर्ग कितना होगा 1, प्लस 8 में से 4 जाएगा, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 4 में से 4 जाएगा तो 0, 0 का वर्ग कितना होता है 0। अब कुल कितने पद हैं उतना का भाग कर दीजिए। कितने पद हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पदों की संख्या क्या हो गई 11। यह हम लोग क्या निकाल रहे हैं, विचरण निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, विचरण। तो विचरण ज्ञात करने के लिए यही इसी तरह से निकलता है। तो इसको ऐड कर लीजिए, 9 1 10, 9 1 10, 10 20 और 20 और ये हो जाएगा 21 और 21 16 आपका हो जाएगा 37। 37/11 इसका क्या होगा, विचरण होगा। मतलब विचरण फिर ध्यान से समझेंगे। अगर विचरण ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका माध्य ज्ञात करेंगे और जो माध्य आएगा, माध्य और संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा उस अंतर का वर्ग करके सभी संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। और जोड़ने के बाद कुल कितनी संख्या है उसको हम क्या करेंगे, उस संख्या से भाग दे देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा विचरण। विचरण के बाद हम लोग एक नया आंकड़ा लेते हैं। विचरण के बाद एक आंकड़ा मैंने लिखा हूं, उस आंकड़े को लिखते हैं, उसके बाद हम मानक विचरण ज्ञात करते हैं। इस आंकड़े को हमने पूरा खत्म कर दिया। एक मैं आंकड़ा ले रहा हूं, एक आंकड़ा मैं ले रहा हूं 10 10 9 10 10 11 कितना हुआ 1 2 3 4 10 10, फिर 11 के बाद फिर 10 है, 10 के बाद 11 है, फिर 9 है। ठीक है। तो अब इसको अगर कोई पूछ दे कि मानक विचरण ज्ञात करिए तो मानक विचरण का फार्मूला क्या होता है, ध्यान पूर्वक समझेंगे। मानक विचरण नहीं, मानक विचलन।
मानक विचलन। तो मानक विचलन का फार्मूला होता है अंडर रूट, यानी कि करड़ी में विचरण, करणी में क्या होता है विचरण, और ये मोड़ का चिन्ह लगाते हैं, यानी कि जो इसका मान आता है ना कभी भी धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। तो मानक विचलन बराबर यह फार्मूला होता है। तो हम क्या कहा हो कि विचरण, तो मानक विचलन ज्ञात करने के लिए हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, सबसे पहले विचरण। अब विचरण ज्ञात करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, माध्य की। तो इसका हम माध्य ज्ञात कर लेंगे। तो माध्य ज्ञात करेंगे इसका, तो देखिए 10 10 20 20 30 40 50 50 और 10 ये 20 हो जाएगा, 50 20 70 और 70 और 20 हो जाएगा ये आपका 90। कितना हो जाएगा 90। पदों की संख्या जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पदों की संख्या कितनी हो गई 9। तो 9 से भाग करेंगे 90 में तो 10, इसका माध्य कितना आ गया 10। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे विचरण। तो विचरण कैसे ज्ञात करते हैं, विचरण ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, संख्याओं और माध्य के अंतर का वर्ग करके सभी संख्या को जोड़ लेते हैं और जितनी संख्या रहती है उससे भाग कर देते हैं। तो देखिए तो 10 10 का अंतर क्या होगा 0, 10 10 में घटाएंगे तो 0 ही तो आएगा, 0 0 का वर्ग कितना होता है 0, प्लस 10 का 10 10 10 का अंतर क्या होगा 0, 0 का वर्ग होगा 0, 10 और 9 का अंतर कितना होगा 1, 1 का वर्ग कितना होता है 1, 10 10 का अंतर कितना होता है 0, 0 का वर्ग करेंगे तो 0, फिर 10 10 का वर्ग करेंगे तो अंतर क्या आएगा 0, 0 का वर्ग करेंगे तो 0, प्लस 10 और 11 का वर्ग करेंगे तो उसका अंतर कितना आएगा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता है, 10 10 का अंतर होगा 0, 0 का वर्ग होता है 0, 11 और 10 का जब अंतर करेंगे तो आएगा 1 और 1 का वर्ग करेंगे तो 1, प्लस 10 और 9 का अंतर करेंगे तो कितना आएगा 1 और 1 का वर्ग करेंगे तो 1, पदों की संख्या कितनी हो जाएगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हम लोग गिने हैं तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। तो विचरण बराबर हमारा निकल करके आ जाएगा, इसको सभी को ऐड कर लेंगे तो 1 2 3 4 आ गया 4/9। तो हमारा आ गया क्या विचरण आया, क्या आया विचरण। तो हमने तो विचरण आपको बतला ही दिया था इसके पीछे कि विचरण कैसे लगता है निकलता है, लेकिन मानक विचलन कैसे निकालेंगे। तो मानक विचलन बराबर होता है करणी में विचलन यानी अंडर रूट विचरण, और यह मोड़ का चिन्ह होता है, जो इसका मान होता है ना मोड़ यह दर्शाता है कि इसके अंदर का जो मान होगा ना वो धनात्मक होगा। यह मोड़ ही चीज तो दर्शाता है कि इसके अंदर का जो मान होगा वो धनात्मक होगा न कि ऋणात्मक होगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे अंडर रूट हमने विचरण क्या ज्ञात किया है 4/9, 4/9 यह मोड लगा रहेगा। अब देखिए 4 को हम अंडर रूट में लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3। अब यहाँ मोड लगा रहेगा। अब करणी से बाहर जिसका जोड़ा बनता है उसी को हम बाहर निकालते हैं, जिसका जोड़ा नहीं बनता है करणी के अंदर छोड़ देते हैं। तो देखिए जोड़ा बन गया तो ऊपर से 2 निकल के आ जाएगा, नीचे से आपका 3 निकल के आ जाएगा, और यह किस में होगा तो यह होगा आपका मोड में। एक मिनट ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, यह मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपको, यहाँ पे मैंने कर दिया डायरेक्ट यहाँ पे कर लीजिए। तो इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 9 का क्या होता है अंडर रूट में अगर 9 है तो इसका मान हो जाएगा 3, तो इसका मानक विचलन निकल करके आ जाएगा आपका 2/3। अब ये भी आप समझ गए मानक विचलन भी। अभी मैं 2 क्वेश्चन लगवाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। मानक विचलन समझ गए। अब इसके बाद समझेंगे हम विचरण गुणांक। विचरण गुणांक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसको मैंने मिटा देता हूं। अब देखिए यही आंकड़ा अगर आपको दे दे और कहे कि उसका विचरण गुणांक ज्ञात करिए, क्या कहे विचरण गुणांक, यह आंकड़ा अगर आपको दे दे और इसी आंकड़े का आपसे कह दे कि विचरण गुणांक क्या होगा, तो ध्यान पूर्वक समझेंगे। तो विचरण गुणांक का फार्मूला होता है ना जी मानक विचलन, मानक विचलन बटा माध्य गुणे 100%। अब देखिए तो मैंने इस आंकड़े का भी मानक विचलन निकाला था तो 2/3 या 2/3 आया था, यानी कि यहाँ पे आप लिख लेंगे 2/3। और माध्य देखिए आप निकाला गया तो इसका माध्य कितना आया है 10 गुणे इधर है आपका 100, इधर आपका प्रतिशत लगा रहेगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो इधर हो जाएगा आपका 2/3 गुणे 10, तो इधर हो जाएगा परसेंटेज लगा लेंगे, फिर हो जाएगा आपका 20/3
प्रतिशत, इसके मतलब बस इतना ही रहने दीजिए। तो आपका यह अगर विचरण गुणांक पूछता है तो विचरण गुणांक का सूत्र होता है मानक विचलन बटा माध्य। तो इसका पहले हम मानक विचलन ज्ञात कर लेंगे, फिर जो माध्य निकला उसे भाग करके गुणे 100% का चिन्ह लगा देंगे। तो विचरण गुणांक का सूत्र होता है, इस पर लगाएंगे तो 20/3% आता है। तो आप विचरण गुणांक भी ज्ञात कर सकते हैं, माध्य भी समझ लिए, माध्यिका समझ लिए, बहुलक, परिसर, विचरण और मानक विचलन और विचरण गुणांक भी समझ लिए। अब थोड़ा सा हम लोग समझेंगे बहुलक पे, बहुलक का एक सूत्र होता है, बहुलक पे थोड़ा सा हम और चर्चा करेंगे। अब देखिए, अभी मैं बहुलक जो आपको बतलाया था तो दूसरा आंकड़ा था, उसमें जो बहुलक बतलाया था, इस बहुलक में बताइए क्या होगा इसका बहुलक। इस आंकड़े का ये आंकड़ा दिया हो और कह दिए कि इसका बहुलक बताइए, तो इसका बहुलक क्या होगा। तो जो जिस संख्या, जिस अंक का जो है कि पुनरावृत्ति कई बार हुई हो, कई बार वो आया हो, तो देखिए ना 10 कई बार है, 1 बार 2 बार 3 4 5 बार तो केवल 10 ही है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक, बहुलक हो जाएगा 10। तो बहुलक तो आप जानते हैं कि जिस अंक का कई बार जो है कि आवृत्ति होती है वही कहलाता है हमारा बहुलक। बहुलक का एक फार्मूला भी होता है, बहुलक बराबर होता है ना आपका 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो ध्यान पूर्वक समझेंगे कि इन तीनों में से बहुलक, माध्यिका और माध्य, इन तीनों में से कोई भी 2 ठो दे देगा और कहेगा कि तीसरे को ज्ञात करिए। जैसे एग्जाम में दे देगा ना कि माध्यिका, एग्जाम में अगर आपको दे दिया कि किसी आंकड़े का माध्यिका, किसी आंकड़े का माध्यिका 10 है और माध्य जो है उसका, किसी आंकड़े का माध्यिका 10 है और माध्य जो है 5 है, उसका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसी सूत्र पे लगेगा, कोई आंकड़ा दिया हो और उस आंकड़े में कह दिया हो कि उसकी माध्यिका 10 है और माध्य उसका 5 है, तो उसका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बहुलक का फार्मूला लिखेंगे। तो जो बहुलक का फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है 3 गुणे माध्यिका क्या दे देगा 10, तो माध्यिका की जगह पे 10 रखेंगे, माइनस 2 गुणे माध्य की जगह क्या रख देंगे 5। अब क्या करेंगे, 10 का गुणा 3 में होगा तो 30, माइनस 5 दूना 10, तो 30 में से 10 घटाएंगे तो 20, यानी कि उस आंकड़े का जो बहुलक होगा वो क्या होगा 20 होगा। तो इन तीनों में से बहुलक, माध्यिका और माध्य, इन तीनों में से कोई एक अगर दे दिया है, कोई दो दे देगा और कोई किसी भी एक को पूछ देगा, तो आप इसी फार्मूले पर, यह फार्मूला इसको आप नोट कर सकते हैं, लगा सकते हैं।